सियाचिन ग्लेशियर भारत का एक ऐसा ग्लेशियर जिसको कि दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ग्लेशियर भी कहा जाता है, लाइक पबजी, जहाँ पर पाकिस्तानियों को थूरा जाता है, कूचा जाता है और उनकी कह के ले ली जाती है। यहाँ पर ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलर 5 से 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया के लिए सियाचिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वहीं पाकिस्तानी इसे ऑक्युपाई क्यों करना चाहते हैं, ये सब के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है हमारे इस चैनल पे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। सियाचिन ग्लेशियर जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न हिमालयाज रेंज लद्दाख में पड़ता है। सियाचिन का जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप में है। पॉइंट NJ9842 से स्टार्ट होता है, वहीं नॉर्थ वेस्ट में इंदिराकोल में एंड होता है, नॉर्थ ईस्ट में काराकोरम पास के पास में एंड होता है। एक साइड से पाकिस्तान का LOC और एक साइड से चाइना का अक्साई चीन, दोनों सटा हुआ ही है सियाचिन ग्लेशियर से। ये जो एरिया है वो 700 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है जिसको कि भारत ने ऑक्युपाई करके रखा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं इंडिया के कंट्रोल में, जैसे कि सियाला, बिनाफोर्डला, ग्योंगला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इस ग्लेशियर की ऊंचाई लगभग 5573 मीटर की है सी लेवल से। जब ये इतना ऊंचा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। वहाँ पर लगभग सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर जो है वो -55 डिग्री तक पहुँच जाता है। अगर खौलता हुआ पानी को भी अगर हवा में फेंक दे तो वो कुछ सेकेंडों में ही जम जाएगा। तब भी हमारे सोल्जर्स उस जगह पर डटे रहते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इस ग्लेशियर पर। वहाँ पर अगर कोई भी सोल्जर ड्यूटी कर रहा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो फ्रॉस्ट बीट कर रहता है। अगर कोई भी सोल्जर अपने खुले हाथों से किसी भी स्टील का सामान या फिर अपने गन को भी पकड़ लेगा तो उसका हाथ उस पर चिपक जाता है, कई बार तो उनकी उंगलियाँ भी डैमेज हो जाती है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में अपने हाथों को रख करके देख लीजिएगा, आपका हाथ कुछ ही सेकंडों में चिपक जाएगा। सोल्जर्स को लगभग 28 दिन तक ट्रैक करना पड़ता है सियाचिन के आखिरी पॉइंट इंदिराकोल में पहुंचने के लिए, जो कि लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर है। जब वो ट्रैक करते हैं तो रस्सियों से एक दूसरे को बांध लेते हैं क्योंकि बर्फ़ में पता नहीं चलता कि कहाँ पर बर्फ़ की लेयर पतली है, कहाँ पर बर्फ़ की लेयर मोटी है। वहाँ पर जान का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सोल्जर्स के लिए। सियाचिन में जो सोल्जर ड्यूटी कर रहे होते हैं उनकी जो मौत होती है वो गोलियों से कम और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर लगभग एक दिन में 35 फीट तक स्नोफॉल हो जाती है। सोल्जर्स वहाँ पर कैसे ड्यूटी करते हैं उसकी कुछ इमेजेस आपको दिख रही होगी। इन इमेजेस में आपको दिख रहा होगा कि सोल्जर कितने मुश्किल से वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। अब बात करते हैं कि सियाचिन पर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट क्यों है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था इन ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स के पास लगभग 60% ही एरिया था पूरे भारत का और बाकी के 40% अलग अलग रियासतें थी। ब्रिटिशर्स ने सभी रियासतों के पास एक कंडीशन रखा, जिनको पाकिस्तान से मिलना पाकिस्तान से मिले, जिनको इंडिया से मिलना इंडिया से मिले और जिनको इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रहे। तो उस टाइम में जो जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था राजा हरि सिंह, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भेज दिया कश्मीर को ऑक्युपाई करने के लिए। तो जो राजा हरि सिंह थे उसने भारत के साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लिया जम्मू और कश्मीर को बचाने के लिए। तो भारत ने अपनी फोर्सेस को जम्मू और कश्मीर में भेज दिया पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए और जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दा को उठा करके यूएनओ में ले गए। इसके बाद 29 जुलाई 1949 को होती है कराची एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके भी सैनिक जिस जगह पर है वो वही जगह पर रुक जाएं और अटैक को रोक दिया जाता है। और उस समय फॉर्मुलेशन होता है सीज फायर लाइन का। पाकिस्तान ने ठीक तरह से स्पेसिफाई नहीं किया था कि उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है। पेपर में लिखा हुआ था कि चालुक्या ऑन द श्योक रिवर टू द विलेज खोर, पर खोर नाम का कोई विलेज था ही नहीं। उस टाइम तक सियाचिन पर किसी भी देश का ध्यान था ही नहीं क्योंकि वो एक तरह का अनहैबिटेड जोन था जहाँ पर ह्यूमन बींग सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। इसके बाद 2 जुलाई 1972 को होता है शिमला एग्रीमेंट, जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ होता है। और उसमें सीज फायर लाइन को रिप्लेस कर दिया जाता है LOC के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। उस एग्रीमेंट में भी ठीक तरह से स्पेसिफाई नहीं किया जाता है सियाचिन वाले एरिया को। वहाँ पर लिखा रहता है कि पॉइंट 9842 से नॉर्थ की तरफ। साल 1963 में पाकिस्तान ने चोरी छुपे चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था, सीनो पाकिस्तानी एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान ने 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया, जो कि LOC का एरिया था जिसको पाकिस्तान कहते हैं आज़ाद कश्मीर। इसके बाद चाइना ने वहाँ पर एक हाईवे बिल्ड किया जो कि जिनचियांग से POK को जोड़ता था। पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाई किया है कश्मीर उसका नाम रखा उन्होंने आज़ाद कश्मीर, जिसको कि वो खुद चाइना को बेच करके उस टाइम में अपना घर चला रहा था। घोड़ा की पाद और पाकिस्तानों के नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं। चलो, जब इलेक्शन जीतना रहता है तो कश्मीर का मुद्दा जोरों शोरों से उठाते हैं और खुद का जो आज़ाद कश्मीर वो चाइना को बेच रहे हैं।
1970 से 1980 तक में जितने भी विदेशी पर्वतारोही थे वो पाकिस्तान से परमिशन लेने लगे सियाचिन में चढ़ाई करने के लिए, और पाकिस्तान परमिशन देता भी था जबकि सियाचिन उसका था भी नहीं। वो एक तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने खोज रहा था कि हम अगर परमिशन दे रहे हैं तो सियाचिन का एरिया मेरा है। 1980 में जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो जियाउल हक थे। उनको सियाचिन के इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा। पाकिस्तान ने चाइना के इशारे पर सियाचिन को कब्जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी तक भारत इस बात से पूरी तरह अनजान था, लेकिन भारत को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाले कपड़े और हथियारों का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है नॉर्वे को। उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, जिसने 1971 में पाकिस्तान को ही 2 हिस्सों में बांट दिया था, जो कि आज बांग्लादेश है। इंदिरा गांधी ने सोचा कि बिना ट्रेनिंग के फोर्सेस को सियाचिन में डिप्लॉय करने पर कैजुअलिटीज काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए उन सोल्जरों को अंटार्कटिका भेज दिया। 1983 तक में पाकिस्तान का जो मूवमेंट था सियाचिन की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दे दिया इंडियन आर्मी को कि सियाचिन को ऑक्युपाई करने के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया मेघदूत, जो कि 4th सेंचुरी में लिखा गया कालिदास का एक पोएम से लिया गया था, जिसको कि लीड कर रहे थे प्रेमनाथ। उन लोगों को ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए 10 से 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था, तो उन्होंने 13 अप्रैल को चुना, जिस दिन वैसाखी था। तब होता है ऑपरेशन मेघदूत। इसके बाद उन सोल्जरों को एयर ड्रॉप किया जाता है जितने भी पासेज होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए, और उसमें एयरफोर्स की भी मदद ली जाती है, AN-32, AN-12 और कुछ हेलीकॉप्टर्स के भी, Mi-17, Mi-8, चेतक, चीता हेलीकॉप्टर भी यूज़ कर रहे थे सोल्जर्स को एयर ड्रॉप करने के लिए। कुमोन रेजिमेंट और लद्दाख स्क्वाड वो मार्च करती जोजिला पास के पास, जिसकी यूनिट को कमांड कर रहे थे DK खन्ना। कैप्टन संजय कुलकर्णी को बिना फोर्ट ला को कैप्चर करने के लिए भेजा जाता है। इस ऑपरेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस थे और पिक्स थी उनको इंडिया ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद 1987 में ऑपरेशन राजीव चला, जिसमें कि एक पाकिस्तानी पोस्ट थी क्वाड, जहां से बिना फोर्ट ला पर नज़र रखी जाती थी और पाकिस्तानी इंडिया के सोल्जर्स के हर मूवमेंट को देख रहे थे। इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे वो नायब सूबेदार बन्ना सिंह थे, उन्हीं का नाम पर रखा गया बन्ना टॉप। उसके बाद ऑपरेशन इबेक्स चला 1989 में, फिर त्रिशूल शक्ति 1992 में, कारगिल वार 1999 में। इन सारे ऑपरेशन में पाकिस्तानियों को दम तक पूछा गया और सारे में उनको हार का ही सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और पाकिस्तान तो था भी तो नाजायज, इसलिए हमेशा उससे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होते रहता है। अब बात करते हैं कि सियाचिन भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप सियाचिन के स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान और ईस्टर्न साइड में चाइना, मतलब एक साइड में नाजायज बेटा और दूसरे साइड में उसका दोस्त, जो कि उसको लोन में डुबा के भिखारी बना दिया है। अगर सियाचिन को ऑक्युपाई करके नहीं रखेगा तो बाद में इन फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल करके भारत पर अटैक कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नुब्रा वैली पे। भारत इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं, जो कि आपने कारगिल युद्ध में देख ही लिया होगा। इंडिया और पाकिस्तान में लगभग 7 बार बायलैटरल टॉक्स हुआ 1986 से लेकर के 1998 तक, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाद में भी जितनी टॉक्स हुई उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी कारण से इंडिया और पाकिस्तान सियाचिन से अपनी मिलिट्री को नहीं हटा रहे हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सियाचिन हमारे लिए एक तोहफा है हमारे वीर जवानों के द्वारा, जिन्होंने इतनी जाबाजी से लड़ा और सियाचिन को हासिल किया हमारे लिए और देश की शान के लिए।